नमस्कार, मैं रफीक अहमद। विकास की बात जनता के साथ का ये 9वां एपिसोड है जो हम लोग फिर बरहड़िया के विद्यालय मैंने केंद्र सरकार द्वारा और 2 विद्यालय राज्य अगर नहीं बिल्कुल अगर विद्यालय खुले होते तो जनता को पता होता। विरोधी दल आरजेडी की सरकार में होती थी, लोगों को चलना फिरना मुश्किल होता सरकार था। में बहुत ही चंद हत्याएं होती थी। जनता दल गरीबों की सरकार थी और एक एक बिहार की जनता अपने आप मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी के घोषणा पत्र में था। देश के चौकीदार हैं, लेकिन उन्होंने चौकीदारी नहीं किया। उन्होंने पूंजीपतियों को आस्ते से रास्ता देकर के टर्नओवर कर दिया कि आप पैसा लेकर। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे तो उन्हीं की देन है कि सदर अस्पताल सीवान में ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं थी। सांसद हिना साहब को छोड़कर किसी का टिकट में हो सकता है। नमस्कार, मैं रफीक अहमद। विकास की बात जनता के साथ का ये 9वां एपिसोड है जो हम लोग फिर बरहड़िया के प्रखंड पे आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और सभी जनप्रतिनिधि को मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ हैं बच्चा जी जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं, एहतशामुल भाई हैं जो कि आरजेडी से संबंध रखते हैं, श्री प्रदीप जी हैं ये बीजेपी से संबंध रखते हैं और बीजेपी और भी संबंध रखने वाले भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम जी। और आप हैं, आप भी आरजेडी से संबंध रखते हैं? क्या नाम? जी मुन्ना खान साहब। और हमारे एक मुखिया पति हैं, ये भी यहीं के आसपास के गांव के रहने वाले। बताइए कौन से गांव के? बालापुर पंचायत से हैं। और आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं और क्या नाम हुआ? सुधीर सिंह, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। मंडल महामंत्री हैं। ओके। और आप? बीजेपी से। आप लोग जनता में से हैं ना? तो जैसा कि हर साल हम लोग प्रोग्राम जो हर संडे के दिन और कर रहे हैं, उसमें ये हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की बात जनता के साथ जो आपने नाम देखा सुना, इसका मकसद सिर्फ एक है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि हमारा जो विकास की बात 2014-2015 में मोदी जी के द्वारा बताया गया था और उनके द्वारा जो वादे किए गए थे, ज़मीनी स्तर पे उसका क्या असर है, लोगों के पास किस तरह के बेनिफिट्स, किस तरह के फ़ायदे वहाँ पहुँचे हैं, वो बताने की कोशिश हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ताकि जो ज़मीनी स्तर की बातें हैं वो निकल कर सामने आए और हम लोग इस प्रकार से अपने देश के प्रधानमंत्री की मदद कर सकें। अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें स्वच्छता पर काम करना है तो हम मुखिया जैसे लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने स्वच्छता पे क्या काम किया। अगर बात आएगी शिक्षा पर तो प्रखंड लेवल पे हम बात कर सकते हैं कि शिक्षा पे क्या काम किया। सड़क की बात आएगी तो हम लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि यूनिट से हमें जानने की ज़रूरत है, तभी भारत एक विश्व गुरु बन सकता है या तरक्की कर सकता है। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा सत्ताधारी पार्टी से संबंधित जो हमारे प्रदीप साहब हैं, बीजेपी से संबंध रखते हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि विकास के नाम पर जो भी वादे हुए थे मोदी जी के द्वारा, चाहे वो शिक्षा के नाम पर हो, चाहे वो रोजगार के नाम पर हो, चाहे वो देश के किसानों के नाम पर हो, यहाँ पर जमीन स्तर पर शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं आपको? हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री गरीब से आते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए, उनकी नीति पर बात कीजिए। जमीन पे क्या दिखाई दिया? उनकी नीति में स्वच्छता जो था वो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, मैं जिले का आंकड़ा तो नहीं दे सकता लेकिन अपने प्रखंड का आंकड़ा दे सकता हूँ कि मेरे 30 पंचायत का प्रखंड है, जिसमें हम लोगों ने स्वच्छता पे शौचालय का निर्माण 37,000 करवाया है, जिसमें 30,000 लाभुकों का 7,000 लाभुकों का पेमेंट दे चुके हैं और 30,000 लाभुकों का MIS कर दिया गया है। और अब हमारा प्रखंड पूरे जिले का 7वां स्थान में है, जहां 65% हम लोग स्वच्छता में शौचालय बनवा चुके हैं पूरे प्रखंड के अंतर्गत और 300 पंचायत हमारा ODF घोषित हो चुका है। अच्छा, तो ये जो प्रखंड से आप हैं, इसी प्रखंड से ये बाकी के हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, इनके बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? सच्चाई तो कुछ नहीं है। जो स्वच्छता अभियान का ये बात ये कर रहे हैं हमारे बड़े भाई अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ कागजी काम हुआ है और कागज पे पैसा चला जा रहा है, कहीं इस तरह का कुछ नहीं है। ये जो दल है राष्ट्रीय कार्य में भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी का जो कहे थे कि हम पूरे भारत को सफाई अभियान की तरफ एकदम स्वच्छ बनाएंगे, ये सब बकवास है, ढोंग है। सिर्फ पैसा कागजी एतबार से हो रहा है काम, कागज पे पैसा दिखाया जा रहा है। तो ये जो 37,000 बनाने की बात कर रहे हैं, कभी इनके साथ आपने जाकर जानने की कोशिश करी कहाँ पर बना है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने टीम के तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से हम लोग भी अपने क्या नाम है विपक्ष के हैसियत से इस चीज़ पे नज़र रखते हैं। थोड़ा बहुत हुआ है, हमने कहा कि थोड़ा बहुत हुआ है, फुल फ्लेजेस 100% पे कहीं नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ, जितना आप बता रहे हो उतना नहीं।
नहीं, हम जो आंकड़ा दिए वो हमारे सरकार द्वारा कराया गया आंकड़ा है। इसमें कहीं भी कोई कंप्लेन भी नहीं है कि नहीं हुआ। टोटल काम हुआ है और हर पंचायत वाइज हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं हर पंचायत का आंकड़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास। कांग्रेस से हमारे पास जनप्रतिनिधि जी मौजूद है। बच्चा जी, ये बताइए कि आप एक सेंटर में एक प्रमुख विपक्ष दल के तौर पे काम कर रहे हैं। आप लोग जो ज़मीनी स्तर पे ये आंकड़ा जो दिखा रहे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है, या अगर दिखाई दे रहा तो फिर आप लोग उस काम में प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी हम तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जो अब प्रमुख जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के हैं वो आंकड़ा दे रहे हैं, हम तो आंकड़ा देखे नहीं हैं। लेकिन अभी देहातों में जो ODF हुआ उसमें हमने एक दिन वीडियो बहरिया से पूछा तो उन्होंने कहा जो सरकार का नियम है जो 50% पर ODF घोषित कर दिया है। अभी हमारे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप ODF का सही मायने बता दीजिए ताकि जो दर्शक देखेंगे उनको पता चल सके इसका मकसद मतलब क्या होता है। ODF का मतलब ये लोग कहते हैं जो पूर्णतः शौचालय का निर्माण हो गया, वहाँ से कोई बाहर शौच करने नहीं जा रहा है। लेकिन हम अपने यहाँ देखते हैं, अपने गांव में देखते हैं, ये आज भी लगभग 70-75% लोग बाहर जाते हैं। उनका शौचालय बना, चालू हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं देख रहे हैं। आज भी लोग 70-75% लोग बाहर जाते हैं स्वच्छता के नाम पर। अच्छी बात है। तो स्वच्छता अभियान के तहत इतना पूरे देशव्यापी प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर आपका जो नगर पालिका है या फिर आप जिसके तहत यहाँ पे सफाई के लिए डब्बा रखवाया जाता है, ये सारी चीज़ें सफाई कर्मी को रखा जाता है, उनके तनख्वाह की बात आती है, उनके बहुत सारे तकनीकी उपाय की बात होती है कि मशीनरी प्रोवाइड किया जाए, ट्रक्स उनको दिया जाए। क्या इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने कभी मांग करने की कोशिश करी या दिखाई दिया इधर? मांग तो हमारी दल तो मांग करती है, लेकिन अभी जो इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं जो स्वच्छता के लिए इस तरह की व्यवस्था सरकार करिए, लेकिन हमारे यहाँ तो कहीं बड़रिया में कहीं दिखाई नहीं देता। अच्छा, मैं फिर आऊँगा बीजेपी के जनप्रतिनिधि के पास। तो ये बताइए कि अक्सर ये होता है कि हम बात कर देते हैं कि स्वच्छता अभियान के बारे में बात कर देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका घर है, आपने यहाँ से कूड़ा निकाला और कहीं एक जगह पर रख दिया आपने, किसी डब्बे में या कहीं पर। क्या आपको इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जहाँ पर तकनीकी तौर पर इन सारे कामों को आसान बनाया जाए? क्या आपके कर्मचारियों को उस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? क्या नगर पालिका को 35 लाख की आबादी को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके पास सुविधा है कि नहीं? यह नगर पालिका और नगर परिषद नहीं है, यह सुविधा नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत को है। ठीक है। हम प्रखंड को यह सुविधा सरकार द्वारा नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे यहाँ सभी देहात से लोग हैं और कूड़ा करकट रखने के लिए सब लोग अपना एक कहीं न कहीं जगह बनाए रखते हैं और घर से लोग निकाल कर रख देते हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ भी देखें अपने सामने ही देखें, कूड़े करकट को उठाकर एक जगह स्थिर कर रखने का जो जगह है वहाँ रख दें। सब घर में, चूँकि देहात के लोग मवेशी रखते हैं तो मवेशी के लिए गोबर का एक जगह बना रहता है, जिसमें हम लोग अपने बाहरन सुहारन जो भी बनता है उसको उसमें डाल के और गोबर से ढक देते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब तक प्रधानमंत्री जी के कितने स्कीम आ चुके हैं 2014 से? 2014 से प्रधानमंत्री जी का 21 स्कीम आ चुका है। मैं ये सवाल लगभग हर भाजपा के प्रतिनिधियों से करता हूँ। मुझे पता है कि वो लोग नाम मोदी मोदी जरूर लेते हैं, लेकिन मोदी जी के बहुत सारे स्कीमों को याद नहीं रखते हैं। अब तक भाजपा के द्वारा लगभग 107 से ज़्यादा स्कीम आ चुकी हैं। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे स्वच्छता अभियान को छोड़कर, बाकी के एक दो जो नाम अक्सर सुनाई देते हैं उनको छोड़कर 5 ऐसे आपको याद है स्कीम जो प्रधानमंत्री जो के द्वारा बताया गया है और उस पर यहाँ पे दिखाई दे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे स्किल इंडिया के तहत क्या यहाँ पे काम हो रहा है? स्किल इंडिया के तहत यहाँ पे एक विद्यालय खोला गया है। एक ही विद्यालय? हाँ, एक विद्यालय मैंने केंद्र सरकार द्वारा और 2 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा खोला गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसा हम लोगों को तो पता नहीं है। तो क्या अगर नहीं, बिल्कुल, अगर विद्यालय खुले होते तो जनता को पता होता, विरोधी दल के नेताओं को पता हो गया, जनता को भी हमारे अंदाज से नहीं पता है। एक विद्यालय जो केंद्रीय स्तर से खोला गया है वह तेतहली में है और सड़क इसी बरौली और बड़हरिया पथ पे है। और दूसरा विद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट से खोला गया है वह ब्लॉक कैंपस के सामने है। और तीसरा विद्यालय जो है जामो रोड में अलसैफी साहब के नाम से है, अलसैफी। अच्छा, तो आपकी इसकी जानकारी है? हाँ, जानकारी है।
कौशल विकास योजना से काम स्किल जो खुला है इसकी जानकारी है, लेकिन उससे प्रोग्रेस कितना है, उसमें काम कितना हो रहा है, हाँ ये तो नजर नहीं आ रहा है। मैंने सुना है कि उसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट के नाम पर कुछ हाँ, पैसे यही ले लिए होता है, जाते हैं और फिर जो लड़कों को जो स्किलफुल बनाने की बात होती है उनके पास इवन के उतने इक्विपमेंट्स भी नहीं होते कि उनको स्किलफुल बनाया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो केंद्र द्वारा है उसमें सब इक्विपमेंट्स है और वहाँ पे कभी भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन मैंने पढ़ाई शिक्षा दीक्षा की काम चलती रहती है। यहाँ भी है ब्लॉक में, चूँकि मैंने ब्लॉक में जाके विजिट भी किया है, वहाँ भी चलता है। मैं एक जगह अलसैफी साहब वहाँ नहीं गया हूँ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी चलता होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जो दो प्रमुख विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी, क्या जेडीयू के अभी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है? मैं जानने की कोशिश करता कि जो आरजेडी की सरकार यहाँ पर थी तो उनके में और अभी के सरकार में क्या फर्क नजर आया, मुझे जानना चाहूँगा। मैं कांग्रेस से पहले जानना चाहूँगा जी। देखिए आरजेडी और अभी जदयू, जिस तरह से हम लोग यहाँ लोग भयभीत थे पहले आरजेडी के सरकार में, आज जदयू के सरकार में भी उसी तरह से लोग हैं। आज आप भी मीडिया के लोग हैं। अभी का क्या मतलब? लूट, बैंक लूट, मोटरसाइकिल चोरी, मर्डर, ये आप भी मीडिया के लोग हैं, बराबर देख रहे हैं। प्रतिशत हमको अंदाजा है कि अभी बढ़ा ही हुआ है क्राइम का। तो सरकार का काम है कि क्राइम पर रोक लगावे, लोग सुरक्षित रहे। तो जेडीयू के जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के वक्त जितनी हत्याएं होती थी वो आज भी उतना ही हो रही है? उससे ज़्यादा आज तो राजधानी में हो रहा है, टाउन में हो रहा है। आज दिन दहाड़े राजधानी में, पटना में हो रहा है, जिला में हो रहा है दिन दहाड़े। बैंक डकैती उससे ज़्यादा हो गया। तो सुशासन बाबू का क्या भारतीय जनता पार्टी जो जब कोलैबोरेशन में नहीं थी तो बहुत बहुत उनकी शिकायत होती थी, और अब सुशासन बाबू के क्या हो गया, इस पर जवाब दीजिएगा कुछ। देखा जाए, जो क्राइम आरजेडी की सरकार में होती थी, लोगों को चलना फिरना मुश्किल होता था। अगर शाम 5 बजे लोग घर से निकलते थे तो सुबह घर से निकलते तो शाम को 5 बजे घर वापस आएंगे कि नहीं, यह पूरे बिहार की स्थिति थी। नहीं, मेरा सीमान ही नहीं, सब जगह की यही स्थिति थी। कहने का क्या मतलब है? हत्या होने की कोई टाइमिंग होती थी? हत्या तो आज भी हो रही है, तो फिर 5 बजे और 5 बजे बोल के लोगों को गुमराह करने का क्या मतलब है? मैंने 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे घर से। मैंने लोग चाहते थे कि हम घर में ही रहें, क्योंकि अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। तो सुरक्षित तो आज भी महसूस नहीं कर रहे, जैसा कि इन्होंने बताया कि हत्याएं आज भी हो रही। ऐसा आप लोगों के पास भी आंकड़ा है। बीच में जो आरजेडी और जदयू की सरकारें थी, फिर वैसा ही शुरू हो गया था। तो सुशासन बाबू ने ही स्वयं इस गठबंधन को तोड़ के और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अभी एक आरजेडी के नेता की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी 3 या 4 दिन पहले, जिसमें आपके तेजस्वी यादव जी ने काफ़ी सवाल उठाया था उसके ऊपर में कि क्या सुशासन बाबू की यही नीति है कि आरजेडी के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है? ऐसी बातें नहीं है कि आरजेडी के लोगों की हत्या होती है चून के मारे। प्रशासन अपना काम करता है, कहीं कहीं वो फेल हो सकता है। प्रशासन ऐसा नहीं कि चूही वो भी तंत्र है और उसको भी जो खुफिया रिपोर्ट मिलती है जैसा मिलता है करता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा बिहार जो है क्राइम से मैंने क्राइम मुक्त हो चुका है, लेकिन क्राइम कंट्रोल तो जरूर है। आप दोनों सरकारें में देख सकते हैं। हाँ, आरजेडी का क्या इस पे कहना होगा? जो हमारी सरकार की ये लोग बात कर रहे हैं, हमारी सरकार में बहुत ही चंद हत्याएं होती थी, जो प्रशासन की विफलता, बहुत चंद। और ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन बाबू की जो पूर्व में भी सहयोगी सरकार थी, उसका आप ग्राफ देख लीजिए। वर्तमान में जो सुशासन बाबू और भाजपा की सहयोगी सरकार है, इसमें भी देख लीजिए। हमारे सरकार में 3 बिंदु मैं बता रहा हूँ। हमारे सरकार में सांप्रदायिकता की बात नहीं होती थी, इस सरकार में सांप्रदायिकता की बात होती है। पूरा राज्य सांप्रदायिकता के गोद में खेल रहा है, सांप्रदायिकता के आग में जल रहा है। हमारे सरकार में सामाजिक न्याय की सभी को सम्मान होता था, सभी को बराबरी हिस्सेदारी मिलती थी। हमारे सरकार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो ब्लॉकों में जनता का काम होता था। इस सरकार में निवास के लिए दलाल 300 रुपया लेता है, आय जन्म मृत्यु राशन के लिए 300 से 500 रुपया लेता है। शौचालय बनाने में मैंने सुना कि हाँ, शौचालय में 3000 रुपया, कहीं 2000 रुपया, कहीं 3000 रुपया।
कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 3000 और 2000 की बोली नहीं लग रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में ऐसे थे, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की सरकार थी और एक एक बिहार की जनता अपने आप को मुख्यमंत्री समझती थी, अपने आप को क्या नाम है नेता समझती थी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिएगा पूरे देश में एक सांप्रदायिकता की जो बातें हो रही हैं, हो सकता है कि इस गांव के लेवल पे ना हो, प्रखंड स्तर पे ना हो उतना, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में सांप्रदायिकता की भावना को भड़काकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की जाती है, जैसे आप मंदिर के मामले में देख लीजिएगा, राम मंदिर के मामला, अयोध्या मामला, ये एक पिछले 22, 25, 27 साल का मामला चला आ रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। लेकिन इसके मामले को उठाकर कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी। आज भी उसी का इस्तेमाल किया जा रहा बीजेपी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान आते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखा जाए, जहाँ सांप्रदायिकता की बात आती है, जो भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई है बीजेपी के सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस के सरकार में और आरजेडी के ही सरकार में हुआ है। बीजेपी की गवर्नमेंट पीछे भी 5 वर्ष चली थी अटल जी के समय, आज भी चल रही है। आज जो सांप्रदायिक की बात चल, हाँ मंदिर की मुद्दा जो है ठीक है कि मंदिर हम बनाएंगे, यह मुद्दा मेरा है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द को बनाते हुए इसीलिए हम लोगों ने उसको न्यायालय पर छोड़ा है कि न्यायालय जो देगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन उस आस्था के जो आस्था से संबंधित बातें हैं उससे खिलवाड़ किया जा रहा है ना, कि हम आएंगे तो मंदिर बनवा देंगे। ऐसा लगता था कि आप अध्यादेश लाएंगे और बनवा देंगे, जैसे कि आप ट्रिपल तलाक पे लेकर आ गए या फिर 10% रिजर्वेशन पर लेकर आ गए। तो ये अध्यादेश लाने की बात को खत्म कर देते, इस मैटर को अध्यादेश लाकर क्यों कोर्ट पर उसी को मामले को छोड़ दिया गया? हम लोग चूंकि 3 तलाक का जो मामला है, नहीं आप इसी पे बताइए। मंदिर पे, तो मंदिर पे हम लोग अध्यादेश इसलिए नहीं लाएंगे कि वह कोर्ट में जब हम लोग चल जा चुके हैं, सब्सिडी मामला है। हाँ, और 2 संप्रदाय की मामला है। हम लोग अध्यादेश लाएंगे तो फिर तो वही बात होगा कि कम्युनल आ गया है, ये लोग जो है सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है और अध्यादेश लाकर मंदिर बनवा दी। तो ये कोर्ट में तो कब से मामला चल रहा था, फिर इसका नाम ले लेकर क्यों वोट की पोलराइजेशन किया जाता, ध्रुवीकरण किया जाता, क्यों ऐसा किया जाता? हम लोग उसका नाम लेकर ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। नहीं ऐसा हाँ? राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी के घोषणा पत्र में था, बिल्कुल, और उन्होंने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में दिया था कि हम जीत के आएंगे, सरकार बनाएंगे तो हम मंदिर बनाएंगे। जीएसटी का उन्होंने विरोध किया, जीएसटी फिर उन्होंने लागू किया, नोटबंदी करके आज तक जनता को ये नहीं बताया गया। ये कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड होगा मंदिर मस्जिद के मामले पर, अयोध्या का? मंदिर जब कांग्रेस का स्टैंड रही है, जो जब न्यायालय में है, न्यायालय जैसा या आम सहमति से जो फैसला लोग कर ले, इस पर हम लोग चाहते हैं ये आम सहमति से ही हो जाए। चाहे न्यायालय इसमें त्वरित कर, न्यायालय बार बार हर चीज में निर्णय देती है, लेकिन इस मुद्दा को क्यों लटका करके रखी हुई है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। बिल्कुल। तो अभी एक इसके बारे में और एक सवाल करना चाहेंगे कि अभी जैसे इन्होंने नाम लिया नोटबंदी का, नोटबंदी करने का मुख्य कारण था कि हमें काला धन को वापस लाना है, लेकिन अभी तक काले धन का सही आंकड़ा देखा जाए तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। काला धन रखने वाला आज तक कोई जेल में नहीं गया है। काला धन के बारे में बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में भाषण देते थे कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, ठीक है 15 लाख देने की बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि 15 लाख रुपए के बराबर आएगा। कितने आज तक काला धन वाले पकड़े गए हैं और आज तक नोटबंदी करने का क्या फायदा हुआ? उससे ज़्यादा जिस तरह के अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि वो गलत हुआ, बहुत सारे अर्थशास्त्री। तो आपकी नज़र में नोटबंदी का क्या मकसद फायदा दिखाई देता ज़मीन स्तर पर, बताइए। नोटबंदी जो हमारी सरकार की थी, नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से बहुत से पैसे जो बैंक के पास, मैंने सरकार के पैसे जो लोग काला धन के रूप में रखे हुए थे, मतलब जो 30 साल की कमाई करके जो बूढ़े लोग अपने तकिया के नीचे 500,000 रखे हुए थे, वो काला धन था। 30 साल की कमाई अगर आप करते हैं तो उसको सरकार के रिकॉर्ड में क्यों नहीं देते कि मेरे पास इतने पैसे हैं? आपका वही स्थिति नोटबंदी से हुआ कि आपके यहाँ सबसे इनकम टैक्स पे ही लोग हुए, पैसा लोग रखता था। जो लोग पैसा लेके करोड़ों भाग गए वो आज तक आए नहीं, चाहे वो माल्या हुआ, चाहे वो नीरव मोदी हुआ, चाहे वो मेहुल चौकसी हुआ, चाहे वो और भी 2-4 ऐसे नाम हैं, करोड़ों अरबों रुपए लेके देश का भाग गए। पीएनबी का मामला आपने सुना होगा, इसके बाद हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का मामला सुना होगा। तो ऐसे जो बड़े लोग जो अरबों अरब रुपए लेके भाग जा रहे हैं, वो आप उसको ना पकड़कर हमारे आपके जैसा लोग जो 500, 1000, 10,000 रुपए लेकर रखे हुए हैं, वो काला धन है।
नहीं, सरकार उन लोगों को पकड़ने की भी कोशिश कर रही है कोशिश कर रहे हैं। और पकड़ने के लिए उस जहां जो छिपे हैं उस सरकार से बात चल रही है। उम्मीद है कि सब लोग पकड़ के आएंगे और काला धन भारतीय पासपोर्ट था मेहुल चौकसी के पास। हाँ बोलिए ना, आइए आगे आइए। हाँ क्या कह रहे हैं कि पैसा लेकर लोग भाग गए, है ना, और आपकी सरकार बन के कुछ नहीं की। मेरा कहना यह है कि उन लोगों ने पैसा कब लिया, हमारे सरकार से तो नहीं लिया, उसके पहले की सरकारों से लिया। इमिग्रेशन कैसे होता है? मैंने सुनिए पहले बात को, हमारी पहली बात नहीं, जब आप टेक्निकल बात कर रहे हैं तो टेक्निकली बात कीजिए। हाँ बताइए। है ना, तो पैसा उन लोगों ने लिया, ठीक है, और उन मजा मार रहे थे उस पैसा को लेकर के। और जब उन लोगों को लगा कि यह जो सरकार आ गई है हमारे मजा मारने नहीं देगी, हमको पैसा लौटाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग चकमा देकर के भाग गए। चकमा देकर भाग गए। आप भारत के इमिग्रेशन से निकल गए आसानी से? नहीं ऐसा हमारे मोदी जी कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं, लेकिन उन्होंने चौकीदारी नहीं किया। उन्होंने पूंजीपतियों को आस्ते से रास्ता देकर के टर्नओवर कर दिया कि आप पैसा लेकर के विदेशों में जाओ, और वहां से दूसरे मीडिया भाया किसी माध्यम से मेरे यहाँ पैसा, मेरे पार्टी के यहाँ पैसा आ जाए। मैं अभी इस चीज के बारे में पूछूंगा। जी बताइए, आप टेक्निकल बातें कर रहे हैं। हाँ ना, हाँ तो वही मैं बात कर रहा था कि जब उन लोगों को लगा कि अब ये पैसा को हम मार नहीं सकते हैं, पैसा हमको देना पड़ेगा, हमने कर्ज लिया है, हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसलिए उन लोगों ने अपना, मैंने कि अब चोर कैसे भाग जाता है घर से चोरी करके, तो चोरी के ढंग से मतलब लोग चले गए। आपके घर में चौकीदार कोई बैठा रहता है क्या 24 घंटे? सुनिए ना, मैंने मेरे घर में चौकीदार मैंने कि बैठा रहता है। इमिग्रेशन सिस्टम मालूम है ना? मैंने, हाँ वो मालूम है, ठीक है ना, इमिग्रेशन होता, लेकिन कैसे कैसे मैंने कि यहाँ मैंने इमिग्रेशन होने से पहले उनके ऊपर रेड कॉर्नर ऑलरेडी लागू हो चुका था, मालूम है ना? रेड कॉर्नर का मतलब ये होता है कि आप विदेश नहीं जा सकते हैं जब तक आपके ऊपर से केस वो नहीं हटता है। उसके बावजूद भी वो लोग चकमा दे के भाग गए, तो फिर आप किस तरह की चौकीदारी की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है बताइए? यह बात नहीं है। लोग मैंने कि अपना, मैंने कि आपके यहाँ मैंने कि जो लोग हैं, अभी मेहुल चौकसी ने अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया, आप कैसे लाइएगा उसको? मैंने सरेंडर अपना कर दिया। उसके पहले और लोग क्या बोले? क्या बोलिए? मैंने ये जो मैंने कि किंग फिशर का जो मालिक है वो क्या कहा है कि हम मैंने कि सारा पैसा हम लौटा देंगे, है ना। उसके पहले तो नहीं कह रहा था कि हम पैसा लौटा देंगे ना। आपका जो है मैंने कि जो नीरव मोदी है उसका सब नीलाम हो रहा है। आप कितने का नीलाम हुआ उसका ना, बताइए। मैंने अभी इतना तकड़ा नहीं ध्यान में है कि कितने का जोश में आए हैं। उसका घर तोड़ दिया मैंने, वो धन लेके भी हिंदुस्तान का पैसा लेके विदेशों में चला गया, और हम आज उसके घर को तोड़ दें, उसका जमीन नीलाम कर दें, उससे कुछ सरकार को जितना ले गया उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं। तो मुझे लगा था कि बहुत जोश में आए थे, मुझे लगा कुछ जानकारी अच्छा देंगे कि अब आ सकता है। ठीक है, मैं जमीनी स्तर के बारे में बात करूंगा। हमारे साथ मुखिया साहब भी बैठे हैं, इनकी धर्मपत्नी मुखिया है। तो यहाँ पे बिहार का ये तौर तरीका है कि जिसकी बीवी मुखिया होती है उसके पति ही सब कुछ करते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जमीनी स्तर पे इन्होंने कितनी तरक्की कराई है, और जो मुखिया के खाते में पैसा आता है सरकार की तरफ से, उसका सही मायने में इस्तेमाल क्या क्या हुआ है। बड़े यंग नेता हैं, बताइएगा। सर हमारे यहाँ पीसीसी हुआ है, नाला बना हुआ है, जल नल का काम हुआ है। कितना पैसा आता है आपके इसमें विकास के नाम पर? विकास के नाम पर तो करोड़ रुपया आया था। करोड़ों रुपया आता है जी। कितना स्कूल बनवाए हैं आज तक? स्कूल में हम लोग तो कामें नहीं है, स्कूल का शौचालय में खाली हम लोग को मिला था। गांव में बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? सब हाई है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ। सरकारी स्कूल है? जी सर। सरकारी स्कूल पढ़ने लायक है? जी सरकारी स्कूल तो बढ़िया है। कितना चिकित्सालय बनवाए? चिकित्सालय हमारे यहाँ चिकित्सालय एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं है? खुद ही कह रहे हैं चिकित्सालय एक भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं यही जानने की कोशिश करता हूं कि जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो बड़े लेवल की बातें अभी हो रही थी, वो खैर दूसरी बातें हैं, वो बड़े बड़े लोग करेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये सिर्फ जानने का है कि सिवान की आबादी 35 लाख की है। इकलौता हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल, जो पूरे सिवान की आबादी के बोझ को उठाता है। यहाँ से कोई गरीब इंसान चला जाए हॉस्पिटल में तो उसको रेफर करके पटना या गोरखपुर भेज दिया जाता है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, सत्ताधारी पार्टी के पास मैं फिर आऊंगा, कि आपने कितने हॉस्पिटल बनाने के लिए पिछले 10 सालों से, ओम प्रकाश यादव जी यहाँ के MP हैं, बताइएगा कितने यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाने की कोशिश हुई? यहाँ पे हमारे भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा मिलकर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है।
जिसकी की जा रही है। हाँ, जिसका नहीं हुआ नहीं, उसका जमीन का जो रहती है वो सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है और बहुत जल्द वो मेडिकल हॉस्पिटल की स्थापना हो जाएगी। उसके लिए बजट इलेक्शन से पहले याद आया कि स्थापना करना है और अधिग्रहण करना है, सारी चीजें इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आती है? देखा जाए इसमें कोई चीज़ भी बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता है। सरकार की पॉलिसी है उस पर 10 साल की जो बात है तो यहाँ हुआ 10 साल पहले भी 10 हुआ। साल में आपका बच्चा 8 साल का है, वो 18 साल का हो जाता है, वोट देने के लायक हो जाता है, उसके दिल दिमाग में हिंदू मुसलमाने की बातें ज्यादा आ जाती हैं, ना कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी या सड़कों की बात आती है ना। और ये सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, मैं सबको कह रहा हूं, बिहार में जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी उतनी थी। मेरा मकसद ये जानने का है कि 10 साल अगर आरजेडी ने कुछ नहीं किया था, 10 साल से ओम प्रकाश यादव जी को मौका दिया सिवान की जनता ने, उन्होंने कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवा दिए बताइए। मैं आरजेडी से जानना चाहूंगा, इनकी जबानी। बैठे रहिए, कोई बात नहीं। देखिए, हमारी जब सरकार थी और जब हमारे सरकार के दल के राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, तो उन्हीं की देन है कि सदर अस्पताल सीवान में ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं थी, शहाबुद्दीन साहब ने किया। उसी सदर अस्पताल में सारी मशीनरी चौपट थी, शहाबुद्दीन साहब ने दिया। इतना ही नहीं, 88 जो बेड का रूम बना है साइड में पीछे पुराने अस्पताल को शहाबुद्दीन साहब के राशि से बना है। ब्लड बैंक का जो बना है वो शहाबुद्दीन साहब की राशि से बना है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज से लेके, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके, आयुर्वेद कॉलेज से लेके, दयानंद कॉलेज से लेके, इस्लामिया कॉलेज से लेके, इस्लामिया हाई स्कूल से लेके और रामराज मोड़ से लेकर सिसवन ढाला तक की रोड, प्लेटफार्म नंबर 1, ये उस वक्त हमारे दल की यूपीए की सरकार थी। उस सरकार में मंत्री हमारे रामविलास पासवान जी थे, अभी इनके साथ इनके सहयोगी हैं, हमने उनसे राशि लेके काम कराने का काम किया है। सांसद शहाबुद्दीन ने सिवान के जिला परिषद का भवन, पुराने भवन में चलता करोड़ों रुपया का भवन बनवाने का काम किया। नगर परिषद पुराने भवन में था, शहाबुद्दीन ने कहा मैं नगर परिषद को बनवाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हर प्रखंड में 10 और 15 स्कूलों को बनवाने का काम किया है। बड़हरिया में हाई स्कूल जो था, जो 18 रूम का था, आज वो हाई स्कूल 26 रूम का है, वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बनवाने का काम किया है। और वर्तमान के सांसद ने सिर्फ जात और धर्म और समाज को बांटने का काम किया है। क्यों नहीं उन्होंने कहा मैं कोई मेडिकल कॉलेज और किसी भी कॉलेज में अपनी राशि को खर्चा करने का। इतना ही नहीं, सिवान के गरीब जनता से वोट लेकर जीत कर अपनी राशि को दूसरे जिला में देने का काम किया है। यही भाजपा के सांसद की दोहरी नीति और हमारे सांसद की यही विकास की उपलब्धि है। क्या कह रहे थे आप? हमारे यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण हुआ, जो इसके पहले की सरकार से स्थापना शुरू हुई, आज तक उसमें काम चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। हमको लोगों को पता लगता है, सुनने में आता है जो राशि का पूरा उठाव हो गया है, लेकिन कार्य अभी तक नहीं हुआ है। यही बात मैं भी सुना था कि यहाँ पे कोई मजहरूल हक के नाम से स्टेडियम बन रहा था। मैंने लास्ट टाइम जब विधायक जी से बात किया था तो उन्होंने कहा कि 25% काम बाकी है, और ये आज से 2014 की मैं बात बता रहा हूँ, 2015 की 25% काम बाकी है। और मैं आज जाता हूँ तो 25% भी काम नहीं हुआ रहता है। कभी आप लोगों ने आप ही के पार्टी के सहयोगी दल के पूछने की कोशिश की आपने क्यों नहीं हुआ ये सब? वहाँ काम 75% हो चुका है। अच्छा, आप भी वही कह रहे हैं 25 बाकी है। और 25% वो भी काम चल रहा है, अभी भी उसका काम चल रहा है, आज के डेट में भी काम उसका चल रहा है और बहुत जल्द ही वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, सिवान में एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस चीज़ था जिसको आप लोग भी जानते होंगे, मानते होंगे, इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम बिहार के लिए बहुत मायने रखता था। वहाँ पर हमारे बड़े ही प्रतिष्ठित पर्सनालिटीज़ भी आकर, जो आज पूरे विश्व में भारत का नाम बैडमिंटन में रोशन कर रही हैं, वो भी आकर यहाँ पर खेल चुकी हैं और उसका उद्घाटन करी थी। ऐसे इंडोर स्टेडियम का आप लोगों ने कभी देख रेख करने की कोशिश करी एज ए सत्ताधारी पार्टी? हम लोग तो देख रेख करने की कोशिश किए हैं उसको ना। अभी भी मैं कल ही आ रहा हूँ, पूरा टूटा पड़ा हुआ, अंदर गंदगी पड़ी हुई है। यह समस्या है, चूँकि जो भी नगर पालिका क्षेत्र की बात आती है, जहाँ वहाँ साफ सफाई की जो भी व्यवस्था है नगर पालिका की जिम्मे होती है और नगर पालिका ही उसका सर सफाई करवा सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, मैंने अभी यही कहा भाई साहब कि उसको आलू गोदाम बना दिया गया। शायद हमारे बड़े भाई मंडल राय प्रदीप सिंह को मालूम नहीं है कि स्टेडियम जो बनता है वो उसकी एक कमेटी होती है, जो सरकार के द्वारा वो कमेटी की मान्यता प्राप्त होती है।
जो राजेंद्र स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम को पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साफुद्दीन ने बनवाया था, उसकी एक कमेटी है और विशेष करके उस कमेटी के लिए राज्य सरकार से पैसा आता है। वो नगर पालिका इस बार से बंद हो गया। वो नगर पालिका हम 2005 से नहीं, जो हम जानते हैं सिस्टम उसको बता रहे हैं। अच्छा। वो कमेटी है, इनकी सरकार हो सकता है बंद कर दी हो। हमारी जो सरकार थी वो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के द्वारा राशि आती है। इसके अलावा वो जो राजेंद्र इंडोर स्टेडियम है उसमें जो जिप्सी कैप है उसी की सहयोगी है, उसी का जो टेंडर होता है, उस टेंडर से वो स्टेडियम का निर्माण, टूटे फूटे का निर्माण होता है और इनकी सरकार है, इनके जिलाधिकारी हैं, उसका टेंडर करते हैं। तो उसका जब टेंडर होता है 25 लाख रुपया में, 30 लाख रुपया में, तो उस स्टेडियम का तो निर्माण जिलाधिकारी महोदय को और माननीय सांसद महोदय को, माननीय दल के विधायक को तो करवाना चाहिए ना। ये लोग तो करवाते नहीं हैं। क्योंकि देखिए भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, इसके बावजूद भी हम लोग ओलंपिक में 5-7 ऐसे ही केवल मेडल लेकर आते हैं। क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता भी है तो उसकी हम लोग इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसका देख रेख सही से नहीं कर पाते हैं। एक से एक लड़के हैं, टैलेंटेड हैं, जो खेलना अच्छा जानते हैं, जो जिम्नास्टिक अच्छा जानते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे वो पैसे बीच के दलाल खा जाते हैं। कुछ हमारे नेता वैसे लोग हैं जो बात करेंगे दूसरी, ये दिखाएंगे 50 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपया, 45 लाख रुपया गायब हो जाता है। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 के बदले आपको ज़मीन पे दिखाई देता है 2.5% सिर्फ। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूंगा आम लोगों से जानने के, कुछ लड़के यहाँ पर हैं जो उनसे पूछूंगा कि क्या आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ये आपके सब लोगों को पहचानते हैं ना आप लोग? इन लोग से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ऐसे युवा हैं आप लोग, क्या आप लोग शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में कभी सवाल करते हैं अपने नेताओं से? बिल्कुल सवाल करते हैं। नजदीक आ जाइए। बिल्कुल सवाल किया जाता है। शर्मा क्यों रहे हैं? लेकिन आप थोड़ी जाएंगे आप। नहीं ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सवाल किया जाता है। और जहाँ तक शिक्षा की सवाल है, साहबुद्दीन साहब के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था शिक्षा के बाद में, लेकिन वो क्या किए थे क्या नहीं, मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे उस पर काम हुआ है कि नहीं वो बताइए, और आप क्या चाहते हैं वो बताइए। हम यही चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा बने, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितना भी हॉस्पिटल या जो चीज़ भी है उसका भी विकास किया जाए। आप पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल। किस क्लास में? हम हैं बीएससी में। बीएससी में। स्किल इंडिया का भी जो साहब ने बात की प्रदीप जी ने, स्किल इंडिया के तहत आपने कोई प्रोग्राम में हिस्सा लेने की कोशिश किया जिससे नौकरी मिल सके आपको? हाँ बिल्कुल। कोई हिस्सा लिया? हाँ अभी हम हैं भी ब्लॉक में ही हैं। ब्लॉक में? हाँ। क्या काम है? कार्यपालक सहायक में हैं। कार्यपालक सहायक। हाँ अच्छी बात है। तो क्योंकि 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला इस स्किल के तहत, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा था। देखिए रोजगार की जो बात हुई थी प्रधानमंत्री द्वारा, तो स्किल इंडिया से ही एक रोजगार नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन का जो व्यवस्था किया, जिस पर हर जगह मुद्रा लोन का वितरण किया गया, लोग अपने आत्मनिर्भर हुए, तो भी तो एक रोजगार का बढ़ावा ही हुआ। तो एक जमीनी स्तर के बारे में बात करना चाहूँगा कि अभी हुआ क्या था कि PMEGP का एक प्रोग्राम आया था प्रधानमंत्री को एम्प्लॉयमेंट योजना के तहत। उसमें ये था कि आपको 35% तक आपको सब्सिडी मिलेगी। आपके जानने में कितने लोगों का हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा, और वाकई में कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया बिना किसी तरह का दलाली बीच में दिए हुए? मेरे प्रखंड में मेरे जानने से 24-25 आदमी को मेरे प्रखंड में फायदा हुआ। जिले में तो बहुत लोगों का हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है कि कहीं इसमें दलाली नहीं चलती है। नहीं चलती है? नहीं। अगर लोग कहता है कि दलाली चलती है तो 12,000 के शौचालय बनाने में 2,000-3,000 ब्लॉक पे लोग ले रहे हैं, और आपको जहां 35% सब्सिडी मिलना है और आप इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं, जबकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बता चुके हैं कि मुझे 10%, 15% देना पड़ता है। 12,000 की जो बात आप कर रहे हैं, जिस 2,000 रुपया ली जाती है, आज तक कोई हो जो कंप्लेन किया हो? लगता है कहना आसान है, लेकिन किसको दिया जाता है इसका प्रूफ होना चाहिए। आपने अगर कहीं खाता में पैसे जाता है, ऐसा नहीं कि पहले दिया जाता है 2,000 रुपए खुद हाथ में, और उसके बाद से जो जाता है खाता में वो तो दिखाया जाएगा ही। नहीं, जो आपकी बात है कि पहले दी जाती है, इसका एक आदमी भी, जब हमारी सरकार आई कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अगर भ्रष्टाचार की बात चलती है, अगर हम पैसा ले रहे हैं
तो बहुत सी व्यवस्था है सरकार के पास, निगरानी की व्यवस्था है, आप कंप्लेन कर सकते हैं और आप पकड़े जाते हैं। आप देखिएगा कि निगरानी द्वारा हमारी सरकार पकड़ती है और अपने कर्मचारी को भी हो। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, हमको भी तो सुनने में आ रहा है, हम देखे नहीं है जो कौन आदमी दे रहा है, लेकिन लिया जाता है। ठीक है, अब कौन लेता है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, लेकिन पता है कि हाँ इस तरह से 2000-3000 की बातें हमने सुनी है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो इस सरकार में भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, बढ़ते गया। और काला धन हो, चाहे अब जैसे सृजन घोटाला हुआ बिहार में, बहुत बड़ा घोटाला है। आज तक इसका कोई फाइल जला देता है, कहीं किसका केस के गवाह का मर्डर हो जा रहा है, क्या हो रहा है, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के भी जमाने में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, वाड्रा के बहुत सारे नाम आए थे जमीन के मामले में, आज तक कोई सजा नहीं हो पाई, तो इसका मतलब वो ईमानदार है ना? तो नहीं, ईमानदार है कि नहीं है, अब सरकार जो भ्रष्टाचार मिटाने वाली है उसको तो जांच करके उस भ्रष्टाचारी को उस पर आक्षेप लगा है तो उसको जांच करके उसको सजा देना चाहिए। पर उठता है कि अगर आपने वाड्रा के बारे में बात किया था तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे साथ फजल साहब हैं, बड़े ही बुजुर्ग हैं, यहाँ के बड़हरिया के पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि अभी जैसे आपने सुना कि अभी आपने बोला कि मैं बताता हूँ कौन है, 12,000 रुपये में भी दलाली ली जाती है। देखिए, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स रखे हैं, हर गांव में है, हर बेल्ट में। ये लेट्रिन वाला शौचालय की बात कर रहे हैं ना, वो लोग आपका पास कराएंगे और 2,000 रुपया से लेके 3,000 रुपये तक ये लोग पैसा ले लेते हैं। आपका पास होके आएगा तो आपको उठा के पैसा दे देना है, आपका रेस्ट अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसमें मुखिया का क्या रोल होता है? मुखिया का तो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं, मुखिया के अलावा भी अतिरिक्त भी लोग हैं जो हमसे खुद आगे कहने वाले जो लोग हैं। शौचालय बनवाते हैं, क्या ये किसी से रिकमेंडेड होता है कि इनका बनना चाहिए, या फिर केवल जिसका बीपीएल में नाम है? बीपीएल में जो लिस्ट आई हुई है कि इन जी नहीं भी आई हुई है लिस्ट, तो उसके बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, लेकिन जहाँ तक है इस तरह की बात, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस मामले में कोई भी काम, 1% काम भी बिना पैसा के नहीं होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। किसी भी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट यानी सरकार कांग्रेस आएगी तो इस चीज को खत्म कर सकती है। हम डेफिनेटली खत्म करेगी। हमारे यहाँ डी राजा पकड़ाने और बहुत सारे लोग पकड़ाने, उनको पार्टी से निकाला गया, सस्पेंड कराया गया, उनको जेल कराया गया, सेंट्रल बड़े लेवल पर की बात बता रहे हैं। लेकिन छोटी स्पेक्ट्रम में अगला मामला तो नहीं, तो कांग्रेस के जमाने का था तो उसमें सफाई आई ना भाई, बहुत सारे लोग गए नहीं, तो उसमें जहाँ तक था, देखिए गलत अगर एलिगेशन आप लगा दें, हम इन पर गलत एलिगेशन लगा दें और वो नहीं प्रूफ होता है तो उसको हम क्यों बोलेंगे? गलत एलिगेशन आप लगाइएगा तो उस पर कैसे बोलेंगे हम? लेकिन आप गलत एलिगेशन नहीं लगाया है और जो पकड़े जाते हैं उन पर तो कार्रवाई होती ही है। लेकिन अब रहा कि ये लोग कितना % कार्रवाई करते हैं, अपने विरोधियों पर ही सिर्फ कार्रवाई करते हैं, आज जो लोग अपने पार्टी के, इन लोगों के पार्टी के, सरकार की पार्टी के लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अब वही लोग करते हैं। आप देखिए, मेरे यहाँ के बारे में मामूल पता चला कि कोई क्या ग्रामीण सहायक की कौन के तौर पर एक लड़का था, वो ये लोग मिल के और मुखिया जी लोग मिल के कुछ गलत पेमेंट करवा दिए, जिस पर रुका हुआ था तहसील पंचायत का, अभी तक शौचालय का मामला वहाँ का रुका हुआ था। स्थानीय समस्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन सा आदमी है जो ये काम किया, उन लोगों ने कार्रवाई की है और रोका था और उस पेमेंट को रोक दिया गया था और आज तक रुका हुआ है, अभी तक रुका हुआ है। अच्छा, अभी अलग अलग पार्टी के सब लोग हैं यहाँ पर, आप सब लोगों की राय एक ही है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक सत्ताधारी में है, आप लोग विरोधी में हैं, तो क्यों नहीं सब लोग जब एक मुद्दे पर एक हैं, तो क्यों नहीं आप लोग सब लोग एक साथ जाकर विरोध करते हैं ब्लॉक पर? एक साथ लोग बैठ के जाएंगे? नहीं जाएंगे। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर तो जनता की जो भलाई की बात है, नहीं, फिर तो जनता की जो भलाई की बात है वो पार्टी के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। हमारे कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, आप बताइए कौन आदमी करता है, नहीं करता है, बिना पदाधिकारी के, बिना कर्मचारी के, बिना सारे लोगों के मिले हुए कोई काम। मुझे पहले ये बताइए, पार्टी हित पहले जरूरी है कि जनता हित पहले जरूरी है? जनता है ना, जनता। तो फिर जब जनता के लिए सब कुछ करना है तो क्यों नहीं आप सब लोग एक इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? देखिए, हम लोग जब विरोध में थे, अगर जनता हित जरूरी होती तो अगर हम गलत करते हैं तो इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग जब हमारी सरकार नहीं थी, जो भी गलत होता था हमने आवाज़ उठाता था और हम लोग धरना प्रदर्शन, चूँकि लोकतंत्र में है, प्रजातंत्र में है कि हम अपना जो भी बातें हैं धरना प्रदर्शन के द्वारा पदाधिकारियों को हम लोग अवगत कराते हैं।
तो जब हम गलत करते तो ये लोग धरना प्रदर्शन करते, आवाज उठाते। इतने दिनों से होती है, ऐसी बात नहीं होती है जो धरना प्रदर्शन नहीं होती है। आपको अभी किसान के बारे में भी अभी 1 महीना पहले किसानों के काम के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार के अफसर और सरकार के जो अफसर हैं, सरकार के जो विंग हैं, जो काम करने वाले हैं, उस पर सरकार की पकड़े नहीं है। जो हमारा पदाधिकारी गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, उसको हम लोग जो भी डिमांड करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसको सरकार के यहाँ मीडिया के द्वारा जाता है, लेकिन सरकार उस पर नज़र नहीं डालती है और ना सरकार उस पर काम करती है। अच्छा, चलिए अब मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, सरकार में विधायक का तो इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ। जो भी है पदाधिकारी करेंगे। किसी विधायक के पास जाइए तो उनसे आपका काम नहीं होगा। वो कलेक्टर के अगेंस्ट में जाइए या बीडीओ के अगेंस्ट में जाइए या थाना प्रभारी के अगेंस्ट में जाइए तो वो लोग लाचार हैं, उन लोगों से काम उम नहीं होने वाला है। ये पदाधिकारी जो कहते हैं मुख्यमंत्री जी वही मानते हैं, ये जान लीजिए आप। मुख्यमंत्री जी या उनके जो भी मिनिस्टर लोग हैं, अफसरशाही चल रही है, बहुत चरम सीमा पर अफसरशाही है और इसकी वजह से भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, एकदम डेफिनेटली। तो फिर जनता के प्रतिनिधि का अगर कोई बात नहीं सुननी है सरकार, तो ये नुकसान है जनता के लिए। हमारा काम करा देंगे थाना में, अगर कोई होगा नहीं करा पाएंगे। देखिए, हम जानते हैं बात जो है, अगर आप सच काम को लेके जाइए किसी भी पदाधिकारी के पास, काम में आपका अगर सच्चाई है तो ऐसा नहीं है कि कोई पदाधिकारी नहीं सुनेगा। ऐसी बात नहीं है कि और विधायक लोगों का मान मर्यादा नहीं है, ऐसी भी बातें नहीं है कि सरकार में अगर वह विधायक है और सरकार में वो कहीं भी असेंबली में सवाल उठा सकता है, किसी भी चीज़ पर वह कमेटी को गठन कर सकता है, उस पर जांच हो सकती है। बड़हरिया के विधायक ने आज तक इसके बारे में, मैं पिछली बार भी आया था तो वही शिकायत थी, आज भी वही शिकायत है। तो बड़हरिया के विधायक क्या करते हैं? जनता के बीच में दिखाइए नहीं देते हैं। बड़हरिया के विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हैं और आज तक कोई जनता बड़हरिया में कहीं कहे कि किसी गांव में, किसी टोले में, किसी बड़हरिया में, प्रॉपर बड़हरिया में जो किसी पब्लिक हित के काम के लिए कहीं आए हों चाहे करते हों, आज तक नहीं दिखाई दिया। तो फिर ये जीतते कैसे? अभी ये तो जीतते कैसे हैं? अभी तो परिस्थिति कैसे जिता देती है, क्या करती है। आज के माहौल में किस तरह से लोग करते हैं, वोटिंग करते हैं और नहीं काम करने वाले को लोग वोट करते हैं, ये जनता का भी दोष है। देखा जाए, हम लोगों की सरकार जो है विकास के नाम पे ही है और विकास करती है। वही तो जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए, पहले माने जो भी देहात क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को क्या क्या चाहिए? सड़क, पानी और बिजली। क्या यह मूलभूत समस्या थी। आज से हम लोग 70 वर्ष गणतंत्र हुए हो गया, 70 वर्ष पहले की भी सरकारें चाहती तो यह सुविधा मिल जाता, लेकिन क्यों नहीं चाहिए? आज जो है हम मूल सुविधा के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं तो सड़कें, क्या इसके पहले सड़कें ऐसे ही थी? आपको पटना से और बड़हरिया आने में कितने घंटे लगते थे? बड़हरिया से सीवान आने में 2-2 घंटे लगते थे, आज 15 मिनट में बड़हरिया से सीवान आ पा रहे हैं। जो मूल सुविधा बिजली थी, बिजली, राजीव गांधी बिजली योजना चला भी कांग्रेस के सरकार में, उन्होंने ही एक्सेप्ट किया कि मैंने 1 रुपया भेजता हूं तो उसमें से 12 पैसे या 15 पैसे मिलते हैं। मेरी सरकार अगर 1 रुपया भेजती है तो उस गरीब के खाते में 1 रुपया जाता है, नहीं कि 99 पैसा जाता है। नहीं, राजीव गांधी पर जो चर्चा है, आप देखिए नहीं बता रहे हैं। राजीव गांधी ने जो काम किया, राजीव गांधी ने तो ऐसा काम किया जो वेब हवा बेच करके हिंदुस्तान को पैसा लाया। आज ये टेक्नोलॉजी राजीव गांधी का देन है। विद्युतीकरण योजना लागू तो किया उसी ने, आप सरकारें आई उसमें काम होती रही। आज ऐसा नहीं हुआ कि आज 4 साल में ही ये काम हो गया। काम चलता था, प्रोसेस में था, काम प्रोसेस में था, काम बिजली पर हो रहा था, सड़क पर होता। कांग्रेस की सरकार बीच में 28 साल से 29 साल से बिहार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जनसंख्या के हिसाब से पहले भी काम हुआ था, कामें चल रही थी, स्कीम चल रहा था। खाद्य योजना है, बिजली का है। मैंने भी ये पढ़ा था कि एक बार राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने के बारे में बात कर रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पे चले गए थे संसद में उसका विरोध करने के लिए। सिंचाई के लिए कांग्रेस ने नहरें खुदवाई। आज ये सरकारें
नहर को भी दुरुस्त नहीं रख पा रही है। आज ये नल जल लग रहा है, लोग को पानी पिलाने की बात हो रही है, लेकिन सिंचाई की बात नहीं हो रही है। सरकार डीजल अनुदान बांट रही है, जो वाजिब खेती करता है उसको अनुदान नहीं मिलता है। अच्छा चलिए, हो गया ये, मैं जानने की कोशिश करूंगा फिर जनता के पास भी। 2019 का इलेक्शन आने वाला है, बहुत लोग जनप्रतिनिधि उठे रहेंगे अब, आरजेडी से, कांग्रेस से, भाजपा से, जदयू से। मतलब अभी क्या लगता है आपका, पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा 2019 का इलेक्शन? 2019 के इलेक्शन देखिए, हम लोगों के पास विकास मुद्दा है, देश की एकता और अखंडता मुद्दा है। महागठबंधन में यकीन है आपका? एकदम डेफिनेटली है। तो किसको लड़ना चाहिए, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से सांसद का जो लड़ाई होगी। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता, कैंडिडेट के बारे में नहीं पूछिए। मैं भी कैंडिडेट हूँ। आप कॉन्फिडेंट नहीं है? नहीं, हम कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं कि मैं भी कैंडिडेट हूँ। मैं भी दावा करता हूँ कि कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस को दिया जाए, समझा कि नहीं? और नहीं तो आप फिर टिकट देंगे हिना साहब को, आरजेडी को देंगे, फिर हिंदू मुस्लिम का खेल ये लोग खेलते हैं, वो खेलेंगे, यही करते हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन जो खेल खेलते हैं बीजेपी वाले, वो यही खेल खेलते हैं, दूसरा कोई खेल नहीं है, न दूसरा कोई मुद्दा है। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, यही मुद्दा है इनका। ऐसी बात है सांसद की, तो अभी बड़हरिया में है, बड़हरिया में हमारे सत्ता दल के लोग हैं, विरोधी दल के लोग हैं, हम लोग भी विरोधी दल के। आज तक सांसद का कार्यक्रम कोई नहीं दिखाई देता है, बड़हरिया में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए अच्छा, मुद्दा पर अभी हम लोग थोड़ा सा जनता के लोगों से पूछेंगे, जनता से जो थोड़ा बहुत मौजूद है यहाँ पर, कि ये लोग वाकई में क्या चाहते हैं, किस तरह के सांसद चाहते हैं सिवान में। बताइए आप लोग, आइए, घबराइए नहीं। आप भी अपना व्यू दीजिए। ये जो पिछले बार आए थे, पिछले बार भी आपके टीचर हैं, राइट? नहीं, हम टीचर। अच्छा, इनके साथ है, सॉरी। आइए आप लोग बताइए, अपनी राय बताइए कि यहाँ पर किस तरह के सांसद आप लोग चाहते हैं, कैसा सांसद आप चाहते हैं? मतलब आपका जो एमपी हो वो कैसा हो, और किसका लगता है अभी जो काम हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं, आप लोग उनसे खुश हैं? जहाँ तक ओम प्रकाश जी का बात है, ऐसे अभी बोले कि हिंदू मुस्लिम का बात है, ये तो बात सही है। जो हिना साहब को टिकट मिलेगा मोहम्मद साहबुद्दीन का, तो हिंदू मुस्लिम होना अनिवार्य है। हो सकता है आरजेडी कोई कैंडिडेट बदल दे हिना साहब को छोड़कर, तो हो सकता है आरजेडी का सीट निकल जाए। ताकि ये लोग है वो खूटा करा गया कि हिना साहब, कुछ लोग उन्हीं के पार्टी में है जो सपोर्ट करते हैं कि हम आरजेडी है, लेकिन वो आरजेडी को वोट देते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर डर है कि हम कहीं कुछ कर दें, इधर कुछ कर दें तो हो सकता है हमारे साथ तो नुकसान हो सकता है। आज भी डर बना हुआ है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि आरजेडी का यहाँ पर सांसद हिना साहब को छोड़कर किसी का टिकट में हो सकता है निकल जाए। आज यहाँ तो हिंदू मुसलमान का तो बात आएगा, जो आरजेडी या बीजेपी की जो बात है, तो यहाँ पर तो जैसे कि ऑलरेडी यहाँ अगर नेता चाहेगा तो आपके बीच में हिंदू मुसलमान वाला डर पैदा करके वो कैंडिडेट को हरा सकता है और जिता सकता है ना? हरदम चाहेगा हिंदू मुसलमान हो। अच्छा, कोई भी नेता हो, आरजेडी हो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, नहीं चाहेगा, नेता चाहेगा। नेता ही आम आदमी को भड़काता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम है करो, वो करो, कर देता है, बाद में उसका रिजल्ट पता जब चलता है। अच्छी बात है कि नेता चाहेगा, लेकिन जनता क्यों बेवकूफ बन जाती है, मैं ये बताइए। आप भी इधर ही के रहने वाले हैं, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? चाचा वोट देते हैं? हाँ। अभी इलेक्शन फिर होने वाला है, वोट दीजिएगा ना? तो क्या देखकर वोट दीजिएगा, क्या वोट देखकर दीजिएगा? कि सड़क दुनिया जहान देख करके सड़क पर घूमा हाँ, सही बात है। हाँ, सरकारी नौकरी वाला हम चौकीदार नहीं हो, रिटायर हो गए नहीं, लड़का का अभी लेना भाई नीतीश कुमार आए तो हाथ मिल रहे कहल कि हाँ हम देव, ऐसे हम नौकरी दे हमके जितावल। सब कहीं नहीं सर, सब मेहनत कहीं सर, पब्लिक से करो नहीं सर, आ कुछ ना भाई, आज तक ले 10-12 वर्ष हो गए। अब दूसर क्या कही? अपन सांसद ओम प्रकाश जी से वो खुश बने? सांसद जी, हाँ सांसद बनी, ठीक है बनी, हाँ ठीक है बनी। कोनो काम होला तो अभी तो गल ना आदमी, बाकी अब जाए के बानी हम नौकरी के विषय में तरी ऐसा में ऐसी वजह से जाते नौकरी के विषय में दौड़ धूप पड़ता नहीं, और हुई तो हुई या ना हुई तो ना। जी बताइए। हाँ,
आप भी इधर के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के। इलेक्शन अभी होगा 2019 का। हाँ। फिर आप हिंदू मुसलमान पे वोट दीजिएगा सर? हम लोग जहाँ वोट देते हैं आरजेडी को वोट देते हैं या राय को वोट देंगे, बस यही हम लोग। आरजेडी को क्या देख के वोट दीजिएगा? आरजेडी को हम लोग देते आए हैं, दे के आएंगे। वो अच्छा काम हुआ है उसमें, हम लोग आज अच्छा काम तो अभी भी हो रहा है। हाँ अच्छा अभी कहाँ कोई काम हो रहा है ना, अभी कोई काम नहीं हो रहा है, खाली बस घपलाबाजी हो रहा है बस। अभी सबसे टॉप क्लास काम हो रहा है इस समय। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं उतना की बात छोड़िए, मैं आपके स्थानीय सांसद की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बीजेपी के नाम पर मोदी जी को तो संसद बनाना है। मोदी जी को संसद बनाएगा। एमपी वहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक तो उन्हीं को वोट देना है। आपको मोदी जी सांसद नहीं है यहाँ के, मोदी जी बनारस के सांसद है ना? कहाँ काम हो रहा है? कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेज पर काम हो रहा है, पॉलिटिक्स में हो रहा है, घोषणाएं हो रही हैं, उस जमीन पर नहीं आ रही हैं, जनता को राहत नहीं है। और रही सड़क योजना, तो सड़क योजनाएं पहले से बनी हुई हैं, मनमोहन सिंह 2 में बनी थी, और उसी योजना के हिसाब से पैसा जब वर्ल्ड बैंक से आया तो इन लोगों ने काम कराया है। तो जो रहेगा पावर में वही ना काम कराएगा। नहीं, सबसे मेरा जरूरी बात यह है लोगों से कहना कि देखिए, आपके भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, आपके घर की महिलाओं की जिंदगी सुरक्षित हो, आपके लिए सही स्वास्थ्य की उपाय हो, हॉस्पिटल हो। ये मूलभूत जरूरतें हैं। बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो नेता क्या है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो करते रहेंगे, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। जो नेता करने वाले वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कोई नेता हिंदू मुसलमान करता है तो क्यों आम जनता उस पर बेवकूफ बनकर वो उसे वोट देती है कि उसे लगता है कि ये मेरे जात का है, उसे लगता है ये मेरे धर्म का है। अगर ये चीज से ऊपर उठकर जनता ये सवाल करने लग जाए कि आपने कितने स्कूल बनवाए हैं, आपने कितने हॉस्पिटल बनवाए हैं, आपने कितने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम से लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम जो दिल्ली में चल रहे हैं सरकारी स्कूल को लेकर, अभी तक मुझे कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं दिखाई दिया हो जो बहुत ही बेहतरीन हो, वहाँ पे अच्छे बैठने की सुविधाएं हो, बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षक क्वालिटी वाले हो। अभी अभी एक महाराजगंज का एक मामला सामने आया है जिसमें 26 जनवरी के दिन में उल्टा झंडा लहराया गया है। ये हमारे जनप्रतिनिधि की पहचान है और ये हमारे ऐसे शिक्षक हैं। तो क्या इस क्वालिटी को लेकर, क्या इस नेता जितने भी बैठे हैं अभी इस वक्त जनप्रतिनिधि, क्या इनकी राय एक हो सकती है कि नहीं? मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा, बीजेपी से जानने की कोशिश करूंगा कि क्वालिटी की जहां तक बात है, आप इसको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम लोग अथक प्रयास करते हैं कि जो भी समस्या हो मूलभूत सुविधा की हम लोग देने की प्रयास करते हैं। अभी आप जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो मेरे बड़हरिया प्रखंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो बहुत अच्छा है, और बड़हरिया पूरे प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र पूरे प्रखंड में 12 है जहाँ सब जगह स्वास्थ्य की सुविधा है। और वहाँ पे कोई वो नहीं मिलता, दवा वगैरह नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं होता। नहीं, सब जगह दवाएं मिलती है। और विकास की जो बात चल रही है यहाँ, ये भी आपने कहा कि आपके सांसद ने क्या किया, मैं उस पर भी कुछ बोलूंगा जब आप समय दीजिएगा। और मेरी सरकार ने कितनी योजनाएं दी। योजनाएं तो मुझे बहुत अच्छा है कि अभी आया था आयुष्मान योजना करके। आयुष्मान, हाँ, ये अभी तक कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है वो मैं भी जानता हूँ। जमीनी स्तर पे यहाँ पर जब जाइए कि किसी को 5 लाख का परिवार को मिलता हो, ऐसा कोई परिवार अभी तक दिखाई नहीं दिया है, और है भी तो गलत दिखाया जा रहा है आंकड़ा। नहीं, हमारे यहाँ 16,092 हॉस्पिटल इस योजना के तहत सिवान में हॉस्पिटल जो है इस योजना के तहत अभी 2 या 3 है। इस पूरे सिवान में जो है प्राथमिक चिकित्सालय को मिलाकर और सदर को मिलाकर 21 है। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, कोई ऐसी जगह है जहां पर ईश्वर ना करे आपके माता पिता या किसी भाई बहन बेटा बेटी की तबीयत खराब होती है तो आप उस हॉस्पिटल में सरकारी चिकित्सालय में लेकर जाएंगे? आप एकदम जाते हैं, हम जाते हैं, एकदम जाते हैं। सदर हॉस्पिटल में ही जाते हैं। नहीं, सदर हॉस्पिटल में ही हम जाते हैं, दूसरे जगह की व्यवस्था छोड़ दीजिए। आपके यहाँ 122 या 23 दवाएं सदर हॉस्पिटल में मिलती है, सिर्फ कफ सिरप को छोड़ के। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं कि इसके बीच का नहीं आ रहा है, इसका क्या नाम है आपके कुत्ता काटने वाला एंटीवायरस नहीं, बहुत कम आता है। देखिए अभी जैसे कि भैया ने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अभी यहीं जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, खंबा में
वो आज 30-35 साल से स्वास्थ्य केंद्र है, आज भी ना उसमें एक डॉक्टर जाता है, ना एक नर्स जाती है, ना एक दवाई का उपलब्ध है। हम एज एक जिला पार्षद हैसियत से जब भी हमारे क्षेत्र में कोई जानवर काट देता है, रोबिन के लिए हम मांग करते हैं, तो यहाँ से प्रभारी महोदय कहते हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा भी नहीं है, अभी भी नहीं है। आपने एक मुद्दा उठाया स्वच्छता का, तो कांग्रेस के सरकार में बड़हरिया में महिलाओं के लिए या आम जनता के लिए शौचालय था, जिसको ये बीच की सरकारों ने उसको बंद करके वहां बिल्डिंग बना दिया, उसमें दुकान खुलवा दिया। आज तक उसको सरकारी जमीन है, उस शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया। आज भी बड़हरिया प्रॉपर बड़हरिया में आपको रजिस्ट्री कचहरी है, वहां भी औरतों के लिए चाहे किसी के लिए शौचालय नहीं है, वहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार तो आंख बंद करके लड़ा रही है, केवल लड़ा रही है, पब्लिक को सब बात दिखा रही है, लेकिन करती कुछ नहीं है। करती कुछ नहीं है सरकार जी। हाँ, इसलिए कहना चाहेंगे, देखिए इंदिरा रह गया वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तेतहली पंचायत में 400 कुछ लोगों को हम पेंशन दिलवाते थे। मुखिया हम रहे 1978 से लेकर 2016, तो 400 से ज्यादा, अभी 150 आदमी को मात्र मिलता है। बाकी लोगों का कह रहा है कि आपका ये गलत है, वो गलत है। इसके लिए वीडियो को हमने दिया भी है लेटर, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है अभी तक, और 1 महीना से ऊपर हो गया। सत्ताधारी साहब तो बता रहे हैं आप जी, हम लोग मेरे प्रखंड में 15,167 पेंशनधारी हैं जिनके खाता में पैसा जाता है। कुछ लोगों की जो यह समस्या मुखिया जी ने बताया, तो पहले मुखिया जी लोगों के थ्रू ही यह पेंशन बांटा जाता था, जिसमें यह गड़बड़ी आती थी कि वो आदमी है नहीं है, रजिस्टर पे साइन करा लिया गया और पैसा को निकासी कर ली जाती थी। आज जो है वह पेंशन का पैसा सीधे लाभुक के खाता में जाता है। जो भी गड़बड़ी हुई है, इसके पीछे रीजन यह है कि वह जो पेंशनधारी है, देहात के लोग हैं, उन लोगों को सब जानकारियां नहीं है। क्योंकि बैंक को आधार कार्ड से लिंक करना है कि वह सच्चाई में वो पेंशनधारी है या नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना है, डॉक्यूमेंट देना है, तो लोग देते नहीं है, आधी अधूरी जानकारी देते हैं, जिसके वजह से यह रुकता है। जो भी पंचायत सचिव पंचायत में जाते ही नहीं है, काम दिया जा रहा है भैया। इसके लिए हम लोगों ने हर पंचायत में कैंप लगवाया है, और हम लोगों ने प्रखंड में हर पंचायत वार प्रखंड में भी कैंप लगवाते हैं और उसकी सुधार करवाते हैं। इससे अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 साल हो गया ना। नहीं, 1 साल से लोगों का नाम, जैसे किसी का नाम गड़बड़ था, आधार से लिंक नहीं था, 1 साल पहले उसका आधार से लिंक हो गया, उसका नाम का सुधार हो गया, लेकिन उसको अभी तक राशि नहीं मिली है। पेंशन इस तरह की जमीनी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको आप सब लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। लोकल समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग अध्यक्ष और जितने भी राष्ट्रीय लेवल की बातें होती है, बहुत सारी बातें हैं, समस्याएं जिसपे हम लोगों को बात करना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो लोकल लेवल पर हैं, उसको हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के समस्याओं को दूर करें। यही चीज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ के सांसद है, जो विधायक हैं, आप लोगों ने सुना इनकी राय कि वो लोग नजर भी कम आते हैं। जीत जाने के बाद और जीतने से पहले या इलेक्शन से पहले बस आएंगे, हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, उसके बाद से फिर गायब हो जाएंगे। मेरा ये प्रोग्राम का काफी समय हो गया है। मैं अब लास्ट सबसे एक सेंटेंस पूछूंगा, उसके बाद से इस प्रोग्राम को हम लोग खत्म करेंगे। जी, मैं पहले विरोधी दल से पूछ लेता हूँ। जी, बताइए कि विकास के मामले में आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पर बड़हरिया में, और क्या चाहिए आपको? देखिए, हमको चाहिए कि जो भी वर्क है, ग्रामीण जनता का है, कम पढ़े लिखे लोगों का है, बूढ़ों का है, बीमार का है, कमजोर वर्ग का है, उनके काम के सहयोग के लिए पंचायत सचिव और मुखिया का चुनाव होता है, वो अध्यक्ष होता है उसका। लेकिन पंचायत सचिव पर को लगाया जाए कि उनका अगर काम नहीं हो रहा है तो उस काम को क्या किया जाए। योजनाएं कागज पर बहुत है, लेकिन योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं रही हैं। इसमें गड़बड़ी है व्यवस्था की। व्यवस्था जो है, अगर प्रशासन का व्यवस्था अगर सही चुस्त तंदुरुस्त रहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है जी, बीजेपी से बताइए। जी, हर जितनी भी योजनाएं हैं हम लोगों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है, हम लोग उसमें कहीं गड़बड़ी होने की कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ तक बात है विकास का, तो बड़हरिया में सांसद मत से भी हमारा जितना अधिकार बनता है, क्योंकि उनके पास 6 विधानसभा है, 6 अगर 5 करोड़ रुपए सांसद को मिलता है, तो मेरे यहाँ उसका शेयर
तो फिर वो दूसरे जिले को क्यों दे देते हैं पैसा? इस बातें सुनने में आती है, बातें सुनने में नहीं आती है, डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन है तो हो सकता है कि एक आध को हो सके, लेकिन मेरे यहाँ बढ़हरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ बढ़हरिया में भी उन्होंने अपना शेयर हम लोगों को दिया है। 2 करोड़ रुपए की इससे ऊपर की लागत की उन्होंने बढ़हरिया में सड़क, कॉलेज में रूम और तरह तरह की नया कॉलेज और एक भी नया हॉस्पिटल वगैरह नहीं बना है। सच्चाई तो यही बात नहीं है। और यहाँ की जरूरत है, 35 लाख की आबादी है सिवान की। आप 35 लाख की आबादी एक सदर हॉस्पिटल से चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो बढ़िया में भी तो हर प्रखंड में हॉस्पिटल है। और जमुनागढ़ के लिए हमारे सांसद महोदय ने 4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध, 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है, जहाँ विवाह भवन, मेरे पूरे बढ़िया में विवाह भवन नहीं था, जिसको बनवाने का उन्होंने काम किया है और वह राशि सरकार के पास आ चुकी है। जगह का भी सिलेक्शन हो चुका है और जीतेंगे तो बनेगा, है ना? नहीं, इसमें वो जीते या हारे, जब पैसा आ जाता है, सरकारें किसी की हो, सरकार चली भी जाए, ऐसा नहीं है कि जो पैसा जिस जिला में आ जाए वो पैसा रिटर्न हो। बशर्ते कि कोई भी योजना लागू, आप उसके राशि को आवंटन कर देते हैं तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। देखिए, बड़े भाई को ये पता नहीं है कि जब वर्तमान में जो सांसद और विधायक जो अपनी राशि को लिखता है, उसके 5 साल अंतरकाल में वो अपने राशि का अगर विकास करा लेता है तब तो ठीक है। अगर वर्तमान में वो हार जाता है तो नया जो सांसद और विधायक होता है फिर वो अपने हिसाब से उस राशि को खर्चा कर सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक सवाल यहाँ हुआ है, प्रत्याशी कौन होगा सिवान? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महागठबंधन पूरे 40 सीट में 39 सीट में कहीं से कौन लड़ता है, इसमें हमको कोई सवाल नहीं है। सिवान से मजबूती के साथ पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब हमारी प्रत्याशी हैं और वो विजयी भी होंगे। अब की बार ये ओम प्रकाश यादव का हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चलने वाला है। सिवान की जनता पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के विकास को देखकर, सिवान में अमन चैन और शांति को देखकर हिना साहब को पार्लियामेंट में भेजने का काम करने जा रही है। देखिए, एक शिक्षा पर सवाल आई थी, तो कांग्रेस सरकार ने सर्व शिक्षा स्कीम दिया और सर्व शिक्षा के तहत बिहार में नहीं पूरे देश में इतना ना काम हुआ, लेकिन आज के सरकारों ने न उस पर सर्व शिक्षा का पैसा बिल्डिंग बनाने में खर्च हुआ, लेकिन वहाँ न टीचर है, टीचर अगर है भी, शिक्षक अगर है भी, तो उसकी क्षमता नहीं है जब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। आंख बंद करके किसी को क्या लगा हुआ है, इस देश को क्या हो गया है, यहाँ के प्रशासन को क्या हो गया है, जब जिसको आप शिक्षक के रूप में बहाल करते हैं वो शिक्षा देने लायक है या नहीं देने लायक। अच्छा, महागठबंधन में किसको सपोर्ट करेंगे? महागठबंधन ये तो ऊपरी बात है, ये हम लोग छोटे कर सकता, आपको काम करने का मौका मिलेगा ना जी। तो फिर किसके लिए कीजिए? हम जनता के लिए करेंगे, जनता के हर एक मुद्दे के लिए करेंगे। कोई प्रत्याशी आप हमारा अब ये प्रत्याशी तो हम अपने प्रत्याशी तो कोई को कहते हैं, लेकिन ये यूपी में हुआ है कि बसपा और सपा दोनों अलग हो गई कांग्रेस से। बिहार में क्या है? ना बिहार में अगर गठबंधन होती है तो होती है, नहीं होगी तो यहाँ भी हम 40 पर लड़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राहुल गांधी ने घोषणा कर दिया जब मैं 80 सीट से लड़ूंगा, वहाँ काम भी इस पर चुनाव के मुद्दे पर काम भी शुरू संगठन के माध्यम से शुरू कर दिया। अगर यहाँ गठबंधन हमारे सम्मानजनक तरीका से गठबंधन बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ भी 40 सीट पर लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो बातें अभी आपने जितने देर आपने सुनी, बिहार में सिवान जिला के प्रखंड बढ़हरिया में विकास की बात जनता के साथ का ये 9वां एपिसोड था, जहां पे हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा कि आपकी क्या सहमति है जनता के विकास के प्रति, इनकी क्या जिम्मेदारियां और लोगों की क्या शिकायतें थी। हम लोग फिर अगले किसी प्रखंड में जाएंगे और इस समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे कि कितने विकास हुए और कितने विकास बाकी हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।